हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पार्ट 9 है। और इससे पहले हमने 8 पार्ट बना दिए टोटल, और ये आज हमारा लास्ट पार्ट है इसका चैप्टर का थ्योरेटिकली। और इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो थ्योरेटिकली आज ये चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का विलियन यानी सॉल्यूशन, वो खत्म होने वाला है आज। तो आपको इसके बाद कौन सा लेक्चर बनाना है, कौन से चैप्टर का बनाना है, अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो आप उसमें से देख के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस चैप्टर का लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दूं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक है हमारा जो सामने लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान, और दूसरा टॉपिक है हमारा वांटाफ गुणांक, इंग्लिश में बोले तो वांटाफ फैक्टर। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने बात की थी अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो अणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, और वो गुण जो होते हैं या प्रॉपर्टीज जो होती है वो सॉल्यूशन की यानी विलियन की होती है। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, यानी असामान्य, नाम से पता चल रहा है असामान्य, मतलब कुछ सामान्य बात से हटकर बात होने वाली है। तो क्या होगा देखते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी विलेन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, विलय को विलायक में मिलाते हैं यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है वहां पर। पहला हो सकता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन को हम बोलेंगे वियोजन, और दूसरा हो सकता है एसोसिएशन, एसोसिएशन को हम बोलेंगे संगूढ़न। क्या मतलब है डिसोसिएशन का, क्या मतलब है एसोसिएशन का, उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़े हैं उन सभी में हमने जब लास्ट उसका फॉर्मूला बनाया था तो हमने एक फॉर्मूले में देखा होगा हमेशा, जैसे आप बात करो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसका अगर आपने फॉर्मूला बनाया था तो वहां पर फॉर्मूला क्या बना था, फॉर्मूले में आपके 1 अपॉन एम बी आया होगा। 1 अपॉन एम बी मतलब फॉर्मूले के अंदर एम बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 अपॉन में रही होगी। अगर आप चेक करेंगे फॉर्मूले को तो आपको पता चल जाएगा। जो फाइनल फॉर्मूला हमने हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बनाया, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब का देख लेते हैं। तो किसका फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी मतलब क्या था एन अपॉन वी आर टी, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल होता है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी आर टी। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। तो हम एक रिलेशन बोल सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अणुसंख्यक गुणधर्म को हम कॉलिगेटिव, इसको यहाँ लिख देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सीपी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के यानी मोलर द्रव्यमान के। अब हमारा टॉपिक क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी एबनॉर्मल मोलर मास। अब दो तरीके से हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3COOH का, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। इसको अगर आप वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना, इसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मोल है इसके, इसका एक मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक नंबर है। एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने में कन्वर्ट हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कहने का मतलब ये, अगर ये एक मोल है तो एक मोल CH3COO माइनस बना और एक मोल क्या बना, CH प्लस। तो यहाँ पर देखो हमने एक्चुअल में कितने मोल लिए थे CH3COOH के, एक मोल लिए थे, पर एक्चुअल में कितने हो गए, हमने लिए कितने थे, 1 मोल लिया था CH3COOH, पर उसको हमने वाटर के अंदर जैसे डिसोल्व किया, एक सॉल्यूशन बनाया हमने, वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो क्या बन गया, यहाँ पर एक मोल एसिटेट आयन बना और एक मोल क्या बना, H प्लस आयन। यानी कि एक मोल से डायरेक्टली कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर, 2 मोल। और हमने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल कितना ले रखा है, 1 मोल, और यहाँ कितने हो गए, 2 मोल। तो यहाँ पर पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, और जब पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसका मोलर मास भी क्या होगा, चेंज होगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी केस में दूसरा लेते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड को यानी CH3COOH को किस में ले लें, बेंजीन में डिसोल्व कर दें। बड़ी स्पेशल बात है, जब बेंजीन में डिसोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं CH3COOH के, तो ये मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका द्विलक बन जाता है, द्विलक को हम बोलते हैं डाइमर। इसका क्या बन जाएगा, द्विलक, द्विलक को हम क्या बोलते हैं, डाइमर। तो यहां देखो, यहां कितने मोल थे, 2 मोल, और यहां कितने मोल हो गए, 1, क्योंकि आगे नंबर कितना है, 1 है। और ये आपका क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। एसोसिएट मतलब ये संगुणित हो गया, अणु क्या हो गए इसके
पास पास आ गए, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन यानी संगुणन, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन यानी वियोजन। तो होगा क्या, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका जो मोलर मास यानी उनका जो मोलर द्रव्यमान है डिसोसिएशन में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एसोसिएशन अंदर क्या होता है, मोलर मास जो है उनका क्या हो जाएगा, आप बताइए, कॉमन सी बात है, एक मॉलिक्यूल का अगर हम यहाँ देखें CH3COOH के एक मॉलिक्यूल का मास था आपका 60, कितना था 60, जैसे हमने इसको बेंजीन में डिसोल्व किया तो इसका क्या बन गया, द्विलक बन गया, द्विलक बनने का मतलब इसका डाइमर बन गया। तो ये मॉलिक्यूल जो है आपस में अट्रैक्शन की वजह से एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाले हैं, और इनका जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। तो ये जो एक्चुअल मोलर मास जो हमारे हिसाब से है CH3COOH का आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन जब इसको आप बेंजीन में डिसोल्व कर देते हो, सॉल्यूशन बना देते हो, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 120। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है, एसोसिएट हो चुका है, और यहाँ पर इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका भी मोलर मास क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो ये मोलर मास का जो कन्वर्जन है, कम होना और बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं कि संगुणन, ये आपके जो एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 120 प्राप्त होता है बेंजीन में, क्यों। तो आपको बताना पड़ेगा कि एसिटिक अम्ल का क्या हो जाता है, वहां पर द्विलक बन जाता है। द्विलक कैसे बनता है उसको देखते हैं। एसिटिक एसिड को अगर हम ढंग से बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा OH। एक और मॉलिक्यूल यहाँ ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। ये दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। तो यहाँ पर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ भी कौन आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली बेंजीन के अंदर ये प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन जैसे मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा पास, और ये कंप्लीट एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। इसी को हम बोलेंगे डाइमर, डाइमर ऑफ CH3COOH, जिसका मोलर मास कितना हो जाता है 120। एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का कितना होता है 60, पर यहाँ पर डाइमर बन गया तो क्या हो जाएगा 120। इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड सेकंड टॉपिक हमारा है वो है वांटा फैक्टर, उसकी बात करते हैं। वांटा फैक्टर की बात करते हैं। वांटा फैक्टर क्या होता है, वांटा गुणांक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े, उनमें हमने क्या माना, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन आ रहा है ना, आंसर हमारा आ रहा है। पर वांटा फैक्टर क्या चीज है, वांटा फैक्टर की क्या जरूरत पड़ी हमको, वांटा फैक्टर गुणांक और कुछ भी नहीं है, सिर्फ करेक्शन टर्म है। करेक्शन करा इन्होंने फॉर्मूले के अंदर, क्यों करा, क्या करा, वो आगे हम देख लेते हैं। अभी हम टॉपिक लिख लेते हैं वांटा गुणांक, और वांटा गुणांक को आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो। अब मुझे बताओ, हमने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, हमने यही बात करी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। तो अब हम वांटा फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसका यूज क्या है वो देखेंगे, है ना। सपोज करो हमने सॉल्यूट लिया NaCl 1 मोल, कितने मोल लिए NaCl के हमने 1 मोल लिए, इसको पानी के अंदर डाल दिया। NaCl आप जानते हैं नमक है, पानी में डालेंगे तो क्या होगा आपको पता है अच्छे से, क्या बनेगा इससे, Na+ एंड Cl-। आपको क्वेश्चन दिया गया कि 1 मोल NaCl है, उसको आपने किसी भी सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और आपसे बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कोई भी फाइंड करके दिखाओ। तो आपको थ्योरेटिकली ध्यान देना, यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक रूप से कितने मोल दिए गए, 1 मोल दिए, पर एक्चुअल में हुआ क्या, वाटर के अंदर उसका डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया उसका डिसोसिएशन, तो कितने मोल, 1 मोल ही क्या बनेंगे आपके पास में Na और प्लस, और 1 मोल ही क्या बनेंगे आपके पास में Cl माइनस। और आपको पता है मोल एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक रूप से इतने पार्टिकल्स दिए हुए थे NaCl के, लेकिन आपने जब उसको डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, कितने पार्टिकल्स बढ़ गए, 1 से कितने हो गए 2 मोल। और ये 1 से 2 मोल होना इतना छोटा नंबर नहीं है, अगर आप ढंग से देखें तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2, इतने पार्टिकल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल बढ़ गए यहाँ पर। और जब इतने पार्टिकल बढ़ गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, संख्या चेंज हो गई, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो मुझे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसी कंडीशन में जहां पर आपका वियोजन हो जाता है यानी डिसोसिएशन हो जाता है या एसोसिएशन हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रैक्टिकली चेंज हो जाते हैं। थ्योरेटिकल आपको दिया 1 मोल, बट प्रैक्टिकली कितने मोल हो गए, वो 2 मोल हो गए। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो अलग अलग है। अगर आप थ्योरेटिकल वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर
तो क्या होगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो इस आंसर को करेक्ट करने के लिए ही वांटाफ ने अपना एक गुणांक दिया जिसे हम वांटा फैक्टर कहते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई होप आपको समझ में आएगा वांटा फैक्टर है क्या। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसके दो डेरिवेशन हमें करने हैं छोटे से, और फिर फॉर्मूले को हम करेक्ट कर देंगे। हमें करना कुछ नहीं है, जब भी डिसोसिएशन होगा तो आपको ध्यान रखना है दो चीज होगी, आई इज इक्वल टू होता है प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल, यानी प्रेक्षित अपॉन सिद्धांतिक। प्रैक्टिकल जो आपको दिया गया है उसमें आप डिवाइड कर दो किससे, थ्योरेटिकल से, तो वैल्यू किसकी बन जाएगी आपकी, वांटा फैक्टर की। तो वांटा फैक्टर के मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, वांटा फैक्टर I इज इक्वल टू प्रैक्टिकल CP अपॉन थ्योरेटिकल CP, यानी कि प्रायोगिक या प्रेक्षित भी बोल सकते हो इसको आप, प्रायोगिक अणु संख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आई का। सेकंड फॉर्मूला आई का क्या होगा, आई इज इक्वल टू होगा प्रैक्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रैक्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आप यहां पर क्या बोल सकते हो, मोल्स, अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आप क्या बोल सकते हो, मोल, यानी कि हिंदी में बोलें तो प्रायोगिक कणों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक कणों की संख्या। ठीक है, तो आई निकालने के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। प्रैक्टिकल सीपी, सीपी मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको कि प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दें, थ्योरेटिकल भी दे दें और आपसे बोले वांटा फैक्टर फाइंड करो, या आपको थ्योरेटिकल सीपी दे दें, आई की वैल्यू दे दें और बोल दें आपको कि प्रैक्टिकल सीपी क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, प्रायोगिक बटा क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। लेकिन एक फॉर्मूला आएगा उसमें हम लेंगे मोलर मास यानी एमबी, उसमें हम अपोजिट कर देंगे। क्यों हम अपोजिट कर देते, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सीपी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एमबी के। तो यहां पर प्रायोगिक सीपी था, तो प्रायोगिक सीपी जगह अगर आप एमबी रखेंगे प्रैक्टिकल एमबी, तो प्रैक्टिकल एमबी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन प्रैक्टिकल एमबी होगा। तो 1 अपॉन होगा तो वो नीचे आ जाएगा प्रैक्टिकल, और यहां पर 1 अपॉन थ्योरेटिकल रखेंगे तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस रिलेशन की वजह से सीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एमबी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्या गुणधर्म जो है मोलर द्रव्यमान के प्रतिलोमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसकी वजह से यहां पर आएगा अब थ्योरेटिकल एमबी अपॉन प्रैक्टिकल एमबी। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास में है किसके, वांटा फैक्टर फाइंड करने के। वांटा फैक्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हमें करना क्या है, हमें मेन चीज हमको आई फाइंड करना होता है। हमने आई फाइंड कर लिया तो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, चाहे वो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए हो, चाहे वो आपका डेल्टा टीबी हो, डेल्टा टीएफ हो, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई हो, उस सभी फॉर्मूले में हम किसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, आई से। अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा इस वांटा फैक्टर की वजह से। और इसके फॉर्मूले हमारे पास में 3 है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कर आपको दे दिया NaCl के बारे में ले लेते हैं हम। ठीक है, NaCl किसमें डिसोसिएट होगा, Na++Cl माइनस में। तो मुझे बताओ ये जो एलयू है ये आपकी क्या है, थ्योरेटिकल है, और ये आपकी क्या है, प्रैक्टिकल। अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप मान लो निकालना चाहो आई, तो मुझे बताओ क्या होगा, आई इज इक्वल टू नंबर देखे ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ टोटल नंबर कितने हैं 2 है, और यहाँ कितना है 1 है। तो मुझे बताओ प्रैक्टिकल नंबर अपॉन थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअल में कितना हो गया वो, इतना हमें दिया कितना था इतना। तो मुझे बताओ कितने हैं यहाँ पर, आई इज इक्वल टू प्रैक्टिकल नंबर कितना है 2 अपॉन 1, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, और 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। हमेशा देखना आई जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा, और आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि इसका वियोजन हो चुका है, टूट चुका है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6, इसके लिए आई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आपको ध्यान रखना है इस स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्टक के बाहर वाला ही आयनित होता है। आप 9 चैप्टर में पढ़ोगे उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां आप समझेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर कितने आयनाइज होंगे, 4K+ बनेगा, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा -4। तो टोटल मोल कितने हो गए, 4 + 1 कितने हो गए 5। तो अगर आप यहाँ से आई निकालोगे तो यहाँ तो 1 मोल था, 4 + 1 कितना हो गया 5/1। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े। अगर हम CH3COOH का ले लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इससे क्या बन जाएगा आपका CH3COOH का
होल्ट वाइज यह आपका थ्योरेटिकल था, कितने मोल है थ्योरेटिकल 2 मोल, और प्रैक्टिकल कितने मोल हो गए 1 मोल। तो मुझे बताओ आई क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल मतलब 1/2, और 1/2 जो है वो क्या है लेस देन 1 है, और लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा डिसोसिएशन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है एसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन कब होगा, और आई का फॉर्मूला क्या है। तो ये आई का फॉर्मूला यानी वांटा फैक्टर का फॉर्मूला है, थोड़ा समझ के चलेंगे तो आ जाएगा, समझ में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे कि हमें इस फॉर्मूले को, इस वांटा फैक्टर को यूज कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था एक्स बी था, एक्स बी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्मूला था, आपको क्या करना है इसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स बी, या फिर आप क्या कर दो आई से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। सेकेंड फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी बी, आई से मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के आपको। डेल्टा टी एफ में भी क्या करना है आई से क्या करना है मल्टीप्लाई डेल्टा, जो डेल्टा टी एफ पहले निकाल रहे थे वो रहेगा, उससे किसको मल्टीप्लाई करना है आपको सिर्फ और सिर्फ आई से, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सेम आई मल्टीप्लाई बाई पाई, और इजी कर लो इसको आई एक्स बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई के बी एम, यहाँ हो जाएगा आई के एफ एम, और यहाँ हो जाएगा आई सी आर टी। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास में। करेक्शन फॉर्मूले तो हमने आई से क्या करा हर जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला जो पहले था वही है, अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया आई से। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना है, आई अगर इक्वल टू 1 है, आई ग्रेटर देन 1 है, और आई लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 होगा तो क्या होगा एसोसिएशन यानी कि संगुणन, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा डिसोसिएशन यानी कि वियोजन। और अगर एक ही है, ना तो ज्यादा है ना कम है, तो क्या होगा ना नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, ना तो कोई एसोसिएशन यानी संगुणन होगा और ना ही कोई वियोजन। जैसे कि आप एग्जांपल लें ग्लूकोज C6H12 और 6, ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डिसोल्व करो तो इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होता, ना ये टूटता है और ना ही ये जुड़ता है, तो इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 1 रहेगी। तो ये आपका वांटा फैक्टर के बारे में था, समझ में आ रही होगी आपको बात। अब एक और चीज है यहाँ पर आयनन की मात्रा, यानी वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा, 2 चीजें और मिलती है हमको। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि आपको प्योरली आई की वैल्यू नहीं दी जाती, मतलब आप आई का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको उसमें अल्फा दिया जाता है। अल्फा मतलब होता है वियोजन की मात्रा, कि मतलब कितना वियोजन हो चुका है, कितना डिसोसिएशन हो। जरूरी नहीं कि 100% डिसोसिएशन हो जाए, हो सकता है 50% हो, 40% हो, 30% हो, तो डिसोसिएशन का अमाउंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके 2 डेरिवेशन और छोटे छोटे से, डिसोसिएशन का है और एक किसका है एसोसिएशन का, उसको देख लेते हैं। आपने समझ लिया। वांटा फैक्टर हमें डायरेक्टली कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता। कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल लें हम NaCl का, अगेन NaCl को अगर आप तोड़ोगे तो किसमें बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस। अब ये कभी भी जरूरी नहीं है कि NaCl का पूरा ही आयनाइजेशन हो जाए, यानी कि पूरा ही ये वियोजित हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 40% हो, 60% हो, 70% हो। तो यहाँ पर एक टर्म होता आती है आयनन की मात्रा, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। और आयनन की मात्रा सेम आपकी आती है संगुणन की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हमें अल्फा से रिलेटेड एक वांटा फैक्टर का फॉर्मूला और ड्राइव करना पड़ेगा फॉर एसोसिएशन और फॉर डिसोसिएशन। यानी एसोसिएशन यानी आपके संगुणन के लिए भी हमें करना है और वियोजन के लिए भी करना है। आप बात समझ पा रहे होंगे कि भाई पूरा NaCl आयनित हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अभी NaCl तो चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 99% हो ही जाएगा, पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले ले, कोई दूसरा विद्युत अपघट्य पदार्थ ले ले, तो जरूरी नहीं हो पूरा आयनाइज हो। उसके लिए हमें 2 डेरिवेशन और इसके अंदर करने, एक करना है वियोजन यानी डिसोसिएशन के लिए, और एक करना है हमें संगुणन यानी एसोसिएशन के लिए। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आपका हेडिंग क्या रहेगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन बोलो या डिसोसिएशन बोलो, बात एक ही है। एंड आई मतलब वांटा फैक्टर। हिंदी में बात करें तो वियोजन या आयनन की मात्रा तथा वांटा गुणांक, मतलब आपको आयनन की मात्रा अल्फा
और I के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कुल मिला के ये हेडिंग है हमारी। तो हम कैसे करेंगे इसको, सपोज करते हैं हम कि कोई एलिमेंट है T इज इक्वल टू, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इससे कितने बन रहे हैं, Na बन रहे हैं, ठीक है। ए मॉलिक्यूल यानी सिंगल मॉलिक्यूल और उससे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हमें पता नहीं कितने आयन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 4 5 कुछ भी बन सकते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, लेट सपोज n बन रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्योरली कौन होगा, ए पूरे 1 ही होंगे ना, डिसोसिएट तो नहीं हुए, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, हमने डिसोल्व किया ही नहीं उसको, तो प्योरली ए तो 1 ही रहेगा। और ये कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पर 0, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन t इज इक्वल टू t यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सपोज करो इसके अल्फा पार्टिकल्स खर्च हो गए यानी खत्म हो गए, तो यहाँ पर पहले 1 था, अल्फा खत्म हो गया, अल्फा का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया, अल्फा कितने हो गए, अल्फा की मात्रा क्या होगी, वियोजन हो गया, तो अल्फा खर्च हो गए ना 1 में से, तो आप क्या करोगे 1 माइनस अल्फा, इसमें कोई दिक्कत है। अब जब 1 से अल्फा खर्च हुआ है, 1 से, एक मॉलिक्यूल था यहाँ पर, तो 1 से हमने कितना खर्च करा, अल्फा, अल्फा खर्च हुआ है तो अल्फा ही बनेगा, तो यहाँ पर अल्फा बनना चाहिए, पर कितने अल्फा बनेंगे यहाँ पर, n अल्फा, यहाँ पर कितने बनेंगे n अल्फा। कहने का मतलब ये है, देखो अगर NaCl हमने लिया था तो NaCl का एक मॉलिक्यूल खर्च हुआ था तो कितने बने थे यहाँ पर, एक Na प्लस बना था और एक Cl माइनस, तो कितने बने थे यहाँ पर 2। जब एक मॉलिक्यूल से 2 बने थे तो एक का मान लो कुछ अंश खत्म हुआ तो हमने 1 माइनस अल्फा किया, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 2 अल्फा ही तो बनेंगे भाई। अगर यहाँ पर 1 माइनस अल्फा खर्च हुआ है, 1 माइनस अल्फा हुआ है, तो अल्फा Na बने होंगे और अल्फा ही क्या बने होंगे, Cl माइनस बने होंगे भाई। कॉमन सी बात है, एक Na खत्म हुआ तो एक Na इधर गया और एक Cl उधर गया, तो NaCl पूरे का अल्फा खर्च हुआ तो सिंगल Na का भी अल्फा ही खर्च होगा और सिंगल Cl का भी अल्फा ही खर्च होगा। तो 1 माइनस अल्फा हुआ एक के लिए, तो यहाँ पर 2 बन रहे थे तो कितने अल्फा हो गए 2 अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर 1 था तो यहाँ कितने हो जाएंगे n अल्फा। अगर ये चीज समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप डायरेक्ट मेमोराइज भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मल्टीप्लाई कर दिया हम डिसोसिएशन में, ठीक है। हाँ, अब ये आपकी जो थी, ये आपका था थियोरेटिकल, ये आपका क्या था, और ये आपका क्या था प्रैक्टिकल। क्यों, क्योंकि थियोरेटिकली आपको 1 मोल दिया, उसने नहीं बोला डिसोसिएशन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली डिसोसिएशन हो चुका है। तो आप क्या करोगे, वही हमारा I विल बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल। तो मुझे बताओ प्रैक्टिकल वैल्यू, इन सभी को सम कर देते हैं हम, प्रैक्टिकल में इन सबको क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और थियोरेटिकल में इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 1 आजकल कितना है, अरे 1 ही तो है, ठीक। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और अपॉन में 1 को इधर भेजो किधर ही घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, I को इधर या तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा कॉमन लेने से हम ऐसा करते हैं 1 माइनस, इसको 1 को इधर ले लेते हैं, ठीक है, 1 को इधर ले रहा हूं मैं, तो I माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो अगर मैं इसको सही से लिखो तो n अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ ना इसको मैं, इस माइनस को उधर लिख दिया मैंने और कुछ नहीं। फिर आगे क्या लेंगे इसको, तो अल्फा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन अगर हम लें तो यहाँ I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, और अल्फा का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास में कि आपको अल्फा की वैल्यू दी जाए, n की वैल्यू आपको पता हो, n यहाँ पर क्या होता है, n होता है कितने नंबर ऑफ आयन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था K4FeCN6 में 4 आयन, सॉरी 5 आयन बन रहे हैं टोटल, NaCl के अंदर 2 आयन बनते हैं, ठीक है। सेम अगर देखो आप AgNO3 के अलावा हम ले लेते हैं AlOH का होल थ्राइस, तो मुझे बताओ इसमें एल्यूमिनियम एक आयन बनेगा एल्यूमिनियम प्लस 3 का, और OH माइनस के कितने बनेंगे 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल, जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा हमारा न्यूमेरिकल वाला, उसमें एक एक न्यूमेरिकल सभी टॉपिक्स आएंगे, तो उसमें ये वाला न्यूमेरिकल भी आपके आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ गया होगा, एक मॉलिक्यूल से 0 स्टार्टिंग में कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, लेकिन जब यहाँ पर अल्फा खर्च हुआ है तो यहाँ अल्फा बनेगा, और जब यहाँ पर एक के लिए अल्फा खर्च हुआ है तो यहाँ n मॉलिक्यूल बने तो n अल्फा बनेंगे, कॉमन सी बात है, जब एक के लिए अल्फा है तो n के लिए n अल्फा होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल करा, I के लिए फाइंड कर लिया हमने। तो ये तो आपका किसके लिए था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के लिए था। सेकंड हम कर रहे हैं किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, ठीक है। एसोसिएशन यानी संगुणन, ठीक। अब एसोसिएशन के केस में क्या होगा, अपोजिट होगा। अब एसोसिएशन में क्या होगा उसको देख लेते हैं।
फॉर्मूला आप ध्यान रखना है आपको, ये वाला डिराइव भी याद रखना है, हो सकता है डेरिवेशन आपसे पूछ लें बोर्ड के अंदर। अब संगुणन के अंदर क्या करेंगे हम, सपोज करो आपने Na मॉलिक्यूल लिए और Na मॉलिक्यूल से क्या बन गया आपका 1 मॉलिक्यूल बन गया, तो T इज इक्वल टू 0 पर मान लो ये कितना है T इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर वैसे आपको Na दिख रहा है पर हम इसको 1 लेके चल रहे हैं क्योंकि 1 से हम कंपेयर करेंगे 1 अल्फा अपॉन n से, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया कितना है, यूनिट पार्टिकल है, तो इसका कितना होगा 0, और T इज इक्वल टू T यानी इक्विलिब्रियम पे सपोज कर इसका अल्फा एसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा। यहां पर देखो n से क्या हो गया, सिंगल 1 मॉलिक्यूल पे आ गया, वहां पर 1 मॉलिक्यूल से n पे गए थे, यहां पर n मॉलिक्यूल से कहां आ रहे हैं हम 1 पे, तो वहां पर पार्टिकल्स बढ़ रहे थे तो हमने n अल्फा कर दिया था, यहां पार्टिकल्स कम हो रहे थे हम अल्फा अपॉन n करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा बाई n, ये आपका थियोरेटिकल है, ये आपका प्रैक्टिकल है। I इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक समझने के लिए पर दिमाग लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने 11 में पढ़ी है इस तरीके की चीजें इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल, फॉर्मूला आपका फिक्स है, प्रैक्टिकल अपॉन प्रैक्टिकल नंबर, यहां पर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो इन सभी को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा 1। अरे भाई कोई दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। मुझे बताओ एलसीएम लेना जानते हो क्या, ले लो एलसीएम फटाफट से, तो n एलसीएम लेंगे अगर हम यहाँ पर n को ले लेंगे कॉमन अपॉन में, तो n को इधर मल्टीप्लाई करते तो ni हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस n को इधर ले ले तो ni माइनस n इज इक्वल टू अल्फा माइनस n अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर n कॉमन ले लें तो i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा कॉमन ले तो 1 माइनस, बोलो भाई, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। ये माइनस प्लस आप कैसे भी कर सकते हो, आप इसको उधर ले जाओ इधर ले जाओ, कुल मिलाकर हमें निकालना अल्फा है, फॉर्मूला ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अल्फा दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। ये जो अल्फा का फॉर्मूला ये किसके लिए केस में है, आपके एसोसिएशन के केस में, ठीक। तो एसोसिएशन में भी आपको n का पता रखना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल से कितने बने, अगर 2 मॉलिक्यूल जैसे हमने एसिटिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 से हमने सिंगल बनाया था तो n किलो कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ जाती है, तो वैसे हमको यहाँ पर काम करना है। तो ये आपका किसका डेरिवेशन था, एसोसिएशन का। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके बाद में, एसोसिएट डिसोसिएशन के बाद में छोटा टॉपिक है वो है आपके पास में एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बड़ा सिंपल है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, बुक में से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा आपको। इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो क्या होता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक है वो सेम होता है। कैसे, सपोज कर आपने ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस, दो अलग अलग पदार्थ लिए, दोनों को मिलाया, आपने क्या बना दिया सॉल्यूशन। हो सकता है ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, हो सकता है इनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है, लेकिन जैसे आपने इनको मिला दिया तो ये जो मिक्सचर बनेगा, इन मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होने वाला है। ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलते हो एजियोट्रोपिक, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब समान क्वथनांक पर क्या हो जाते हैं, ये उबल जाते हैं, यानी समान इनका सेम जो होता है वो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे यहाँ पर हमने ए का 90 लिया था, बी का कितना लिया 100, अब वो हो सकता है कि दोनों को मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 95 आ जाए, तो 90 से बढ़ गया और 100 से क्या हो गया कम हो गया, पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर बनाने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्थिर क्वाथी। और ये दो तरीके के होते हैं, निम्नतम और उच्चतम। निम्नतम वाला जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है और उच्चतम वाला जो है वो निम्नतम वाला जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और उच्चतम वाला जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बुक में आपको मिल जाएगी, 4 लाइन की डेफिनेशन है, पढ़ लेंगे और सुनना जाएगा। तो यह हमारा सॉल्यूशन चैप्टर पूरा मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। कोई डाउट अगर है तो एक लेक्चर और न्यूमेरिकल वाला करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाना है प्लीज मुझे बता दें, तो मैं उसकी वीडियोस बनाना चालू कर दूं। अननेसरी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आपको वो एडजस्ट नहीं हो तो फिर दिक्कत है। तो आप अगर एक बार बुक रेफर करते हैं तो बुक में देखें, बुक अगर नहीं है तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप एनसीईआरटी कोई भी बुक उससे उठा कर देख लेंगे, आरबीएससी में भी चलती सेम ही है, तो सिलेबस पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर लें, नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा। आरबीएससी की बुक मेरे पास पूरी है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम में है, तो आप मुझसे ले लें, या फिर आप एनसीईआरटी फॉलो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।